गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 10 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी में पार्ट 3 आपका जो है जल संसाधन के विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें अध्याय परिचय और 4 क्वेश्चन जो मैं पहले आपको पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। बाकी के जो अभ्यास के क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, वे इस वीडियो में समझाए जाएंगे। ध्यान से सुनिए। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है, आज के आधुनिक समय के अंदर प्राचीन समय की जो जल संरक्षण की विधियां हैं, आज के समय में जो उनको अपनाकर कैसे जल का संरक्षण किया जा सकता है। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, वर्षा जल संग्रहण पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। दोनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आ जाता तो आपने एक ही उत्तर लिखना है। लोगों ने निम्नलिखित प्रकार से परंपरागत जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर आधुनिक समय के अंदर जो है जल को संग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि प्राचीन विधियों को अपनाकर आज के समय के अंदर जो है जल का संग्रहण किया जा रहा है। जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल के माध्यम से, ये जल वाहिकाएं हैं, गुल अथवा कुल, इनके माध्यम से नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए अपनाई है। तो जो पहाड़ी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, इनके अंदर जो है वहां के रहने वाले लोग जो है पहाड़ी इलाकों के अंदर गुल अथवा कुल वाहिकाएं बना देते हैं, नालियां बना देते हैं, जिनके माध्यम से नदियों की जो है धाराएं बदल दी जाती है और उनके माध्यम से वे खेतों की सिंचाई करते हैं। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। तो पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान के अंदर जो है पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए जो है बारिश को पानी को जो है छत के ऊपर जो बारिश होती है, यानी कि छत वाला जो जल है वो जो पाइपों के माध्यम से जो है पीने के लिए इकट्ठा किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाते हैं। तो पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है बाढ़ वाले इलाकों के अंदर जो है लोग अपने खेतों को, जहाँ ज्यादातर बाढ़ आती रहती है, तो वहां पर जो है लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए जो है बाढ़ जल वाहिकाएं, यानी कि बाढ़ का पानी उन जल वाहिकाओं के अंदर आ जाए, ऐसी जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। जो शुष्क क्षेत्र है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर खेतों की सिंचाई के लिए जो है गड्ढे बना दिए जाते हैं ताकि मृदा को संचित किया जा सके, ताकि शुष्क क्षेत्र के अंदर जो है शुष्क टाइम पर जो है मौसम के अंदर जो है खेतों की सिंचाई की जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके और जो जल कलेक्ट किया है उस जल को जो खेती बाड़ी में प्रयोग किया जा सके। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों विशेषकर अजमेर, फलोदी और बाड़मेर में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक बना रखे हैं। तो राजस्थान के विशेषकर जो अजमेर क्षेत्र है, फलोदी क्षेत्र है, बाड़मेर है, वहां पर भी जो है जल को इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक बनाए गए हैं, टाके बनाए गए हैं। इस तरह से जो है आज भी पुरानी विधियों को अपनाकर लोग जो है जल को संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीवन में जल के महत्व का वर्णन किए। जीवन में जल का क्या महत्व है। जल ही जीवन है, यानी कि जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जल प्रकृति की अमूल्य भेंट है। जल जो है प्रकृति की मानव को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट है। जल का मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व है और जल का जो है मनुष्य की जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है। वास्तव में जल ही जीवन की पहली शर्त है। अगर ऐसा माना जाए कि जीवन के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो जल है। मानव जीवन में जल के निम्नलिखित उपयोग है। तो मानव जीवन के अंदर जल जो है विभिन्न तरीके से प्रयोग करता है। जल पीने के लिए और घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जल का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है पीने के लिए मानव के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ घरेलू कार्यों में भी जल का प्रयोग, जैसे सब्जी बनाने में, खाना बनाने में, नहाने में, ऐसे विभिन्न कार्यों में जो है जल का प्रयोग किया जाता है।
जल का उपयोग सिंचाई के लिए दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सिंचाई, क्योंकि आपको पता है कि वर्षा जो है बहुत ही कम होती है, इसलिए जो है जल का खेती बाड़ी के में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण मतलब योगदान है। जल से जो है खेती बाड़ी की सिंचाई की जाती है, खेतों की सिंचाई की जाती है। नहरों में, नगरों में मल निकासी और सभी प्रकार की गंदगी के निपटान के लिए जल महत्वपूर्ण साधन है। शहरों के अंदर जो गंदगी होती है उसकी साफ सफाई के लिए भी जो है जल का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों एवं कारखानों के संचालन में जल महत्वपूर्ण साधन है। उद्योग धंधों के संचालन में, कारखानों के संचालन में जो है जल बहुत ही कंपलसरी है, महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जल संसाधनों को मछली पालन यानी जल का प्रयोग जो मछली पालन में कर सकते हैं। विद्युत उत्पादन यानी बिजली बनाने के साधनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से जो है जल का बहुत ज्यादा क्रियाकलापों के अंदर जो है महत्वपूर्ण योगदान बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, जल के कुशल प्रबंधन के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जल का अच्छी तरह से प्रबंधन के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जल के कुशल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, जन जागरण पैदा करना और जल के संरक्षण और उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित सभी क्रियाकलापों में लोगों को शामिल करना चाहिए। यानी जो जल है उसके संरक्षण के लिए, उसके कुशल प्रबंधन के लिए जो है सभी लोगों को अंदर जो है जन जागरण, जन चेतना पैदा करनी चाहिए कि किस तरह से जो हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से जो हम जल का अच्छी तरह से प्रबंध करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। इन सभी कार्यों के अंदर जो है सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, उनके अंदर जागृति पैदा की जानी चाहिए ताकि जल को जो संरक्षित किया जा सके, जल को बचाया जा सके। सभी जल निकासी इकाइयों को जैसे कुओं, नलकूपों आदि का पंजीकरण करना चाहिए। जल निकासी की जितनी भी इकाइयां हैं, यानी जैसे कुएं हैं, तालाबें हैं, नलकूप हैं, इन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए और सरकार का ये उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी देखरेख समय समय पर करते रहे। भूमिगत जल निकासी इकाइयों की निगरानी रखनी चाहिए ताकि उन्हें सूखने से बचाया जा सके। और जो भूमिगत जल निकासी इकाइयां, भूमि के नीचे से जो जल प्राप्त किया जाता है, उनकी भी निगरानी रखनी चाहिए और उनको भी जो सूखने से बचाया जाना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो जल निकाला जाता है उनके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। अगर ज्यादा जल निकाल लेंगे तो भूमिगत जल का स्तर जो है नीचे चला जाएगा और भूमिगत जल स्तर नीचे जाने से जो है जल सूख जाएगा। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना चाहिए, यानी कि जो तालाब है, जोड़ है, कुएं हैं, उन्हें जो है प्रदूषण से बचाया जाना चाहिए। एक बार प्रदूषित होने पर जलाशय वर्षों बाद पुनः उपयोगी हो पाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई जोड़, कुआ, तालाब एक बार प्रदूषित हो गया तो उसको जो है सही रूप में लाने के लिए जो काफी लंबा टाइम लगता है, इसलिए जो है इन्हें प्रदूषित होने से बचाया जाना चाहिए। जल की बर्बादी तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल की पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत करनी चाहिए। यानी कि जो वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन है वे कहीं पर भी टूटी हुई दिखाई देती है तो उनकी जो है तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए। ये नहीं कि काफी लंबे समय से जो उनमें से जल निकल रहा है और कोई भी जो है न तो आम लोग न सरकार उनकी तरफ ध्यान दे रही है, तो आम लोगों का भी ये दायित्व बनता है। अगर उन्हें कहीं से भी टूटी लाइन दिखाई दे रही है, जल निकल रहा है उन पाइपलाइनों में से, वेस्ट हो रहा है, तो उसे जो है जल प्रबंधन को जो है सूचित किया जाना चाहिए और तुरंत जो उसकी मरम्मत करवाई जानी चाहिए। इस तरह के तरीकों को अपनाकर हम जो है जल का एक कुशल प्रबंधन कर सकते हैं, जल को दूषित होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या कारण है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। यानी दक्षिण भारत के अंदर जो तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है वे कारण इस प्रकार है। पठारी भूमि, दक्षिण भारत की भूमि पठारी, यानी दक्षिण भारत की भूमि जो है पठारी है, समतल नहीं है, इसलिए तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है। इसलिए जो है तालाब जो है, क्योंकि वहां पर जो है जोड़ वगैरह नहीं मिलेंगे, जो पठारी भूमि है उन्हीं के जो प्राकृतिक गड्ढे मिलेंगे जो तालाब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए जो वहां का सिंचाई का प्रमुख साधन जो है तालाब ही है। कठोर भूमि, दक्षिण भारत की भूमि कठोर है और दक्षिण भारत की भूमि पथरीली है, कठोर है।
अतः कठोर होने के कारण भूमि तालाबों का पानी अधिक नहीं सोखती है, और कठोर होने की वजह से जो तालाब हैं, जो प्राकृतिक गड्ढे हैं, वे जो है पानी को ज्यादा नहीं सोखते हैं। प्राकृतिक गड्ढे, दक्षिण भारत में प्राकृतिक गड्ढे मिल जाते हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर जो पठारी भूमि है तो वहां पर जो प्राकृतिक गड्ढे मिल जाते हैं। इनके किनारों पर बांध बनाकर उन्हें तालाब का रूप दे दिया जाता है। उनके किनारों पर छोटे छोटे बांध बना दिए जाते हैं और उन्हें तालाब का रूप दे दिया जाता है। वर्षा ऋतु में ये तालाब जल से भर जाते हैं। जब बारिश आती है तो ये गड्ढे जो है जल से भर जाते हैं और जरूरत पड़ने पर इन तालाबों से सिंचाई की जाती है। जब भी आवश्यकता होती है भूमि को सिंचित करने की, तो इन तालाबों से जो है भूमि को सिंचित किया जाता है। मौसमी नदियां, दक्षिण भारत की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है। तो आपको पता है कि मौसम के अनुसार भारत में वर्षा होती है। तो दक्षिण भारत के अंदर जो है, जो नदियां हैं दक्षिण भारत की, उनके अंदर केवल वर्षा ऋतु में ही जो है पानी रहता है, इसलिए इनसे सारा वर्ष पानी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन नदियों से जो है पूरा वर्ष जो है जल नहीं प्राप्त हो सकता। इसके अतिरिक्त ये नदियां गहरी घाटियों से होकर बहती है, तो ये गहरी गहरी घाटियों से होकर भी गुजरती हैं। अतः तालाब ही यहाँ सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो इसलिए दक्षिण भारत के अंदर जो तालाब है वे जो सिंचाई का प्रमुख साधन माने गए हैं, उपयुक्त माने गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात मध्य प्रदेश सीमा के निकट गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चला गया आंदोलन था। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन था। और ये जो है नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में जो है, मतलब उनकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी, मेघा पाटेकर के द्वारा जो इसका विरोध किया गया था, इसलिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन की ऊंचाई बढ़ने से मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के घर और जमीन पानी में डूब जाएंगे। तो उसका यह कहना था कि अगर इस बांध की ऊंचाई बढ़ा दी जाएगी तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के अंदर आसपास रहने वाले लाखों घर हैं, वे जो है एक प्रकार से उन्हें जो है विस्थापियों का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा और वे जो है बेसहारा हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। इसलिए जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? इन परियोजनाओं के क्या लाभ हैं? वैसे तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है, लेकिन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कई बार 6 नंबर में। ध्यान से सुनिए। जब नदी पर बांध बनाकर उनके जल का एक स्थान पर भंडारण कर लिया जाता है और उससे एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है कि एक साथ बहुत से उद्देश्यों की प्राप्ति करना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। इन परियोजनाओं से निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो बांध बनाने से जो है बहुत से लाभ होते हैं। क्या क्या है देखिए। बाढ़ों पर नियंत्रण। इन परियोजनाओं से नदियों के जल को नियंत्रित करके एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाता है। नदियों के ऊपर जो बांध बनाया जाता है उससे क्या होता है कि जो जल है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है एक स्थान पर। इससे इन नदियों के बाढ़ों द्वारा मचाई जाने वाली तबाही पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि बहुत सी नदियां जो है बहुत सी नदियों में जो है बाढ़ आती थी, ठीक है, लेकिन बांध बनाने से जो है इन नदियों के द्वारा मचाई जाने वाली तबाही पर रोक लगाई गई, यानी कि बाढ़ों पर नियंत्रण किया जा सकता है। मृदा अपरदन पर रोक। नदियों के पानी के प्रवाह को नियंत्रित करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि नदियां का जितना तेज पानी बहेगा मिट्टी को उतना ही अपने साथ ले जाएगी, लेकिन नॉर्मल रूप से जब नदियों के अंदर पानी बहेगा तो इससे मिट्टी का कटाव भी रुकेगा, मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। सिंचाई की सुविधा। इन नदी घाटी परियोजनाओं से अनेक नहरों का निर्माण किया गया। तो इन नदी घाटी परियोजनाओं से बहुत सी नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों द्वारा सिंचित करके प्यासी धरती की प्यास बुझाई जा सकती है। तो ये नहरें निकालने से क्या कि जिन क्षेत्रों के अंदर मतलब सूखी भूमि होती है तो उन क्षेत्रों की सूखी भूमि की प्यास बुझाई जा सकती है, यानी कि वहां पर जल पहुंचाया जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर इसका प्रमुख उदाहरण है। राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर है वहां पर जो है नहर निकालकर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर निकालकर वहां की भूमि को सिंचित किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा। इन नदी घाटी परियोजनाओं के निकट सुंदर पार्कों का निर्माण किया गया। तो ये नदी घाटी परियोजना उनके आसपास जो है सुंदर जो है पार्क बनाए जाते हैं।
और लोग इन बांधों के पीछे बनी सुंदर झीलों को देखने के लिए आते हैं। इन सुंदर पार्कों को देखने के लिए, इनके पीछे जो सुंदर झीलें बनाई गई हैं, मछली पालन किया गया है, उनको देखने के लिए पर्यटन जो है समय समय पर जो है आते रहते हैं, जिससे आर्थिक रूप से लाभ भी होता है। विद्युत उत्पादन, सभी नदी घाटी परियोजनाओं से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो जितनी भी नदी घाटी परियोजनाओं से है, उनसे जो है बिजली बनाई जा सकती है, जो वर्तमान समय में ऊर्जा का सबसे अच्छा साधन है। और आधुनिक समय के अंदर जो है, जो जल से बिजली बनाई जाती है, यह ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना गया है। मत्स्य पालन, इन नदी घाटी परियोजनाओं के पीछे बड़ी बड़ी झीलों में बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जाता है। तो ये बड़ी बड़ी जो नदी घाटी परियोजनाओं है, साइड में जो है मछली पालन भी किया जाता है, बड़ी बड़ी झीलें बना दी जाती है जिसमें मछली पालन किया जाता है, जो कि देश के लिए एक प्रमुख आर्थिक संसाधन है। और ये जो है आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है, आर्थिक महत्व का संसाधन बन जाता है। नौका परिवहन, इन नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से नौका परिवहन भी किया जा सकता है। यानी कि नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से नौका परिवहन, यानी कि जल के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, विशेषकर भारी सामान को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य, यानी कि जल को संग्रहण करने के क्या मुख्य उद्देश्य हैं। वर्षा जल संग्रहण के निम्नलिखित उद्देश्य है। वर्षा जल संग्रहण की सबसे पहला जो उद्देश्य है, जल की बढ़ती मांग को पूरा करना है। यानी वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य है बढ़ती जल की मांग को पूरा करना है, धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना है, धरती के ऊपर जो बारिश का जल बहता रहता है उसको कम करना भी जो वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य है। सड़कों को जल भराव से रोकना है। जब बारिश का टाइम आता है, बारिश होती है तो सड़कें जल से भर जाती है, लेकिन इस जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य यानी कि सड़कों के ऊपर जल भराव न हो, इसको रोकना भी है। जल स्तर को बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना भी जो है जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य है। भौम जल प्रदूषण को घटाना, भूमि का जो जल है, नीचे का जल है, उसको प्रदूषित होने से बचाना भी जो इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि जो गर्मी की ऋतु है उसमें और जो शुष्क मौसम है उसके अंदर जो है लोगों को जल आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए भी जो जल का संग्रहण करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता के कारणों की व्याख्या कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन जो अभ्यास के प्रश्नों में आ चुका है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में आ जाता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जल दुर्लभता के प्रमुख कारण जो है इस प्रकार है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जल दुर्लभता का मतलब है स्वच्छ जल की मांग के अनुसार पूर्ति न होना जल दुर्लभता कहलाता है। और जल दुर्लभता के जो कारण है वे इस प्रकार हैं। जल संसाधनों का अतिशोषण, बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है अनाज के लिए जो है वैसे वैसे जो अनाज की आवश्यकता बढ़ती है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। अनाज का ज्यादा उत्पादन बढ़ाना है तो हमें जल को जो है भूमि को सिंचित करना पड़ेगा, इसलिए जो है लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें जो है अनाज को बढ़ाना होगा, अनाज की उत्पादनता को बढ़ाना होगा, जिसके लिए भूमि को सिंचित करना है, जो जल के अतिशोषण से ही संभव हो सकता है। और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है, यानी कि इन जल संसाधनों का अतिशोषण करके ग्रीष्म जो शुष्क ऋतु है, जो बारिश का समय नहीं होता है, उस ऋतु में भी हम जो फसल उगा सकते हैं, लोगों की बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं। जल संसाधनों का अधिक प्रयोग, जल संसाधन जैसे कुएं और नलकूपों का अधिक प्रयोग करने से भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। कुओं का, ट्यूबवेलों का, हैंडपंपों का ज्यादा प्रयोग करने से क्या होता है कि उनका जो जल का स्तर है वो नीचे चला जाता है, जिससे हमें जल दुर्लभता की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है जल दुर्लभता की स्थिति पैदा हो जाती है। औद्योगिकरण और शहरीकरण, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। तो हमारे देश के अंदर है, हमारा देश आजाद होने के बाद जो तेज गति से उद्योग धंधों की स्थापना हुई है, तेज गति से शहरीकरण हुआ है। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, यानी कि जो अलवणीय जल है उसके ऊपर जो है दबाव बढ़ा है, लोगों की डिमांड हुई है उद्योग धंधों के अंदर भी मीठे जल की,
जिससे जल दुर्लभता की स्थिति पैदा हो गई है। और ये मीठा जल जो है बहुत ही कम मात्रा में है, जिसकी वजह से जो है जल दुर्लभता की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जल की गुणवत्ता के नष्ट होने के कारण भी जल दुर्लभता की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कि जो बढ़िया जल है वो जो है दूषित किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है जल दुर्लभता की स्थिति सामने आ रही है। पिछले कुछ समय से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद यह घरेलू और औद्योगिक अवशिष्टों, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के कारण मानव उपयोग के काबिल नहीं हो रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों के अंदर भी जो है रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। उद्योग धंधे भी जो है अपने अवशिष्ट पदार्थों को जो है नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जल दूषित हो जाता है और जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। तो बेटा आज आपके सामने जो है ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर 3 जल संसाधन का कंप्लीट करवा दिया है। इसमें अन्य प्रश्न भी आ चुके हैं, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं और लिखने भी हैं। धन्यवाद।